वेलकम टू अभिति क्लासेस। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अभिति क्लासेस में। और लगातार इस समय आप लोगों के लिए लेके आ रहे हैं यूपी टेट पेपर फर्स्ट से बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के मॉडल पेपर, जो कि आज का जो मॉडल पेपर है वो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से 30 प्रश्नों का एक सीरीज है। और उसमें हम चलते हैं आपके पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न ये है कि सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत विद्यालय से संबंधित है। सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत विद्यालय से संबंधित है, तो यह विद्यालय के संगठन से संबंधित है। किससे? यह विद्यालय के संगठन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, शिक्षण कौशलगत पारदर्शिता। शिक्षण कौशलगत पारदर्शिता कक्षारंभ निष्पादन से संबंधित है। कक्षारंभ निष्पादन से संबंधित है। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं रोर्साक परीक्षण। रोर्सा इंक परीक्षण जो है वह संबंधित है, तो वह किससे संबंधित है? वह व्यक्तित्व परीक्षण से संबंधित है। किससे? वह व्यक्तित्व परीक्षण से संबंधित है, रोर्सा इंक परीक्षण। आगे देखते हैं, यहाँ पर कहा जा रहा है, देखिए बहुत ही अच्छा सेंटेंस है, एक वाक्य है कि मुझे एक नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो भी चाहूँ वो बना सकता हूँ। यह कथन कहा गया है, आप हमेशा याद रखिएगा कि वाटसन का, है ना। जीवन की वाट लगा देंगे कौन? वाटसन। कैसे? वो कुछ भी बना देंगे उस बच्चे को अगर आप एक नवजात शिशु उनको दे देते हैं। अगला प्रश्न है कि बुद्धि मापन के लिए प्रयुक्त स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण। स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण, बुद्धि बिने, है ना। तो यह जो है क्या है? यह एक सामूहिक परीक्षण है। क्या है? एक सामूहिक परीक्षण है। अगला है कि मानसिक बीमारी एक प्रकार का विचलित व्यवहार है जिसकी उत्पत्ति है। जिसकी उत्पत्ति क्या है? भाव एवं व्यवहार में विचलन से। भाव एवं व्यवहार में विचलन से क्या होती है? विचलित व्यवहार उत्पत्ति होती है, मानसिक बीमारी होती है ना। प्रश्न अगला है कि अध्येताओं में व्यक्तिगत भेद का कारण है। तो अध्येताओं में व्यक्तिगत भेद का कारण क्या होता है? वो संज्ञानात्मक एवं भावात्मक विभिन्नता। संज्ञानात्मक और भावात्मक विभिन्नता जो है व्यक्तिगत भेद के कारण होते हैं। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि बालकों में नैतिकता का विकास करने के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है? तो नैतिकता का विकास करना हो तो अच्छे और बुरे के अंतर की समझ होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? अच्छे और बुरे के अंतर की समझ होनी चाहिए। प्रश्न अगला यहाँ पर कहा जा रहा है, यहाँ पर यह है कि मनुष्य स्वयं संप्रेषण को सर्वाधिक प्रभावित करता है जब उसकी मानसिक विकृति हो। क्या? जब उसकी मानसिक विकृति हो तो वह क्या करता है? संप्रेषण को सर्वाधिक प्रभावित करता है। प्रश्न अगला यहाँ पर है कि संवेगात्मक समायोजन हेतु आवश्यक गुण। संवेगात्मक समायोजन हेतु आवश्यक गुण क्या होते हैं? आवश्यक गुण हैं कि वांछनीय उद्देश्यों की प्राप्ति में ऊर्जा का संचालन। वांछनीय उद्देश्यों की प्राप्ति में ऊर्जा का संचालन। अगला प्रश्न है कि सफल समावेशन को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है। एक जो सफल समावेशन होता है उसमें क्या आवश्यकता होती है या फिर होनी चाहिए? तो उसमें जो है पृथक्करण की आवश्यकता होती है। सिवाय इसके, पृथक्करण के सिवाय अभिभावकों की भागीदारी, संवेदनशील बनाना और क्षमता संवर्धन, ये सभी जो है आवश्यकता होती हैं इसमें पृथक्करण को छोड़कर। ठीक है, आगे देखते हैं कि समाजीकरण की प्रक्रिया में अनुकरण को उपयोगी तथा विकासात्मक बनाने के लिए आवश्यक तत्व है। तो आवश्यक तत्व है, देखिए समाजीकरण में उपयोगी और विकासात्मक जब बनाना हो तो परिवार और पड़ोस जो है बहुत ही आवश्यक तत्व माने जाते हैं। प्रश्न अगला यहाँ पर कहा जा रहा है कि निम्न में से क्या शारीरिक क्रियाओं का लक्ष्य नहीं है? तो शारीरिक क्रियाओं का लक्ष्य यह नहीं होता है कि प्रतिस्पर्धा एवं द्वंद्व भावनाओं का विकास। प्रतिस्पर्धा एवं द्वंद्व भावनाओं का विकास यह शारीरिक क्रियाओं का लक्ष्य नहीं होता है, जबकि शारीरिक तथा मानसिक विकास, सामाजिक, नैतिक तथा संवेगात्मक विकास, बुनियादी आवश्यकताओं की संतुष्टि, इसके पहले मैं बताया था कि जो शारीरिक क्रियाएं हैं उनका लक्ष्य ये होना चाहिए, सामाजिक, मानसिक, सर्वांगीण विकास करना ही शारीरिक क्रियाओं का लक्ष्य होता है, जबकि प्रतिस्पर्धा एवं द्वंद्व भावनाओं का विकास
नहीं होगा, है ना। आगे देखते हैं, यदि शिक्षक का कोई नया पाठ पढ़ाना हो, वह अगर कोई नया पाठ पढ़ाना चाहता है तो उसे पाठ को प्रारंभ कैसे करना चाहिए? तो उसे पाठ को जो है बालकों में निहित पूर्ण पाठ संबंधी ज्ञान से करना चाहिए, यानी कि जो पूर्व ज्ञान है उससे शुरू किया जाना चाहिए शिक्षक को नया पाठ पढ़ाना हो तो। प्रश्न अगला है कि शिक्षण क्रिया तब तक शिक्षण उद्देश्यों में असफल होती है जब तक बालक में क्या हो, जब तक बालक सीखने के लिए खुद से इच्छुक ना हो। आप कितना कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी सफल नहीं होगा जब तक कि जब बालक जो है स्वयं से सीखने के लिए इच्छुक होगा, है ना। जब आप उसको मोटिवेट करेंगे, वह इच्छुक होगा सीखने के लिए, तब वह उद्देश्य जो है सफल हो जाएगी, नहीं तो वह जो है असफल रहेगी, है ना। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न हमारा है कि शिक्षक बनने के बाद आपके विचारानुसार प्रत्येक शिक्षक के घर पर किस वस्तु का होना बहुत जरूरी है? तो जी हाँ, हर एक शिक्षक के पास एक पुस्तकालय होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हर एक शिक्षक के घर पर एक पुस्तकालय होना चाहिए, तो उससे जो है बहुत ही ज़्यादा जो है प्रभावित होगा शिक्षक और शिक्षण कलाएं, है ना। आगे देखते हैं, शिक्षण कार्य समाप्त होने के बाद शिक्षक को चाहिए कि वह, यानी कि जब वह शिक्षण कार्य को समाप्त कर लेते हैं तो शिक्षक को क्या होना चाहिए कि वह जो है श्यामपट्ट को साफ कर दें। श्यामपट्ट को साफ करना जो है एक शिक्षक का गुण होना चाहिए कि वह जो भी लिखे उसको अपना साफ करके तभी जाए। आगे देखते हैं, शिक्षण को यदि एक व्यवसाय माना जाए, जो शिक्षण है अगर उसको एक व्यवसाय मान लेते हैं तो इसके प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति के फलस्वरूप शिक्षक में क्या हो जाएगा? तो शिक्षक में जो है क्या होता है, आत्मविश्वास उत्पन्न होता है, स्व मूल्यांकन की क्षमता विकसित होती है और नवीन ज्ञान के प्रति उत्साह उत्पन्न होता है, यदि एक व्यवसाय मान लिया जाए किसको? शिक्षण को, है ना। आगे देखते हैं, यहाँ पर कहा जा रहा है कि यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि कक्षा कक्ष में बेहतर अनुशासन बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि क्या आवश्यक है? यहाँ पर शिक्षण सामग्री का उत्तम तरीके से प्रयोग किया जाए, यानी कि फिर से समझिए, कक्षा कक्ष में बेहतर अनुशासन बनाए रखने के लिए क्या जरूरी होता है? तो वहाँ पर शिक्षण सामग्री का उत्तम तरीके से अगर प्रयोग किया जाए तो अनुशासन खुद ब खुद बनी रहती है। अगला है कि बालकों में स्व अनुशासन की भावना पैदा करने के लिए क्या आवश्यक होता है? तो वहाँ पर ये आवश्यक होगा कि उनको जो है जिम्मेदारी सौंपी जाए। क्या सौंपी जाए? उनको जिम्मेदारी सौंपी जाए, तो वह स्व अनुशासन की भावना उनके अंदर पैदा हो जाएगी। अगला है प्रश्न नंबर 21 है, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि कौन सी शिक्षा के अंतर्गत सभी विशेष शैक्षिक आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को विद्यालय में प्रवेश को रोकने की कोई प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए। जी हाँ, आपको अच्छे से पता होगा कि जो समावेशी शिक्षा है, कौन सी शिक्षा? समावेशी शिक्षा है। इसमें हर प्रकार के, हर तरह के बालक जो है विद्यालय में प्रवेश ले सकते हैं, है ना। अगला प्रश्न, निम्न में से क्या दो समरूपी अवधारणाओं के मध्य संबंध को न समझने का मुख्य कारक है? वह क्या कारक हो सकता है? तो वह है अवबोध की कमी। कौन सी? अवबोध की कमी जो है मुख्य कारक है। प्रश्न अगला, यहाँ पर कहा जा रहा है कि वे बालक जो अपनी योग्यताओं, क्षमताओं, व्यक्तित्व तथा व्यवहार संबंधी विशेषताओं की दृष्टि से अपनी आयु के अन्य औसत तथा असामान्य बालकों से बहुत भिन्न होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं विशिष्ट बालक। उन बालकों को हम क्या कहते हैं? उन बालकों को हम कहते हैं विशिष्ट बालक। अगला है, निम्न में से क्या एक प्रतिभाशाली बालक की विशेषताएं हैं? तो एक प्रतिभाशाली बालक का तात्पर्य होता है कि वह अमूर्त चिंतन की अधिकता होना। वह जो है मूर्त चिंतन से हटकर वह अमूर्त चिंतन की अधिकता होना एक प्रतिभाशाली बालक की विशेषताएं होती हैं। अगला प्रश्न है कि शिक्षण के समय
शिक्षण के समय शिक्षक द्वारा जो विचार संप्रेषण किया जाता है वह बालकों पर निम्न में से क्या प्रभाव डालता है। तो यहाँ पर हमें ये देखना है कि वह जो है मनोवैज्ञानिक प्रभाव डालता है। आप फिर से समझिए कि अगर एक शिक्षक जो है कक्षा में शिक्षण कार्य कर रहा है तो वह जो विचार संप्रेषण करता है ना, वह जो विचार को संप्रेषित करता है बच्चों के अंदर, तो उसमें जो है बालकों के निम्नलिखित बालकों में जो है क्या प्रभाव पड़ता है, तो वो जो है मनोवैज्ञानिक प्रभाव है। क्या प्रभाव है, कैसा प्रभाव, वह मनोवैज्ञानिक प्रभाव है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और इस प्रकार से हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर कि पियाजे के अनुसार कोई बच्चा किस अवस्था में अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने एवं उनमें विभेद करने लगता है। तो कौन सी अवस्था के अनुसार, तो वह जो है वह क्या करता है, जब वह पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होता है। किसमें, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होता है तो वह अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने और उसमें अंतर करने सीख जाता है। प्रश्न अगला है कि सहायक सामग्री उदाहरण दृष्टांत आदि के प्रयोग करने में विचार संचार में बाधा उत्पन्न होती है। तो इस कथन से आप क्या सहमत हैं या फिर नहीं। तो यह जो है यह बिल्कुल गलत है, यह पूर्ण असहमत होंगे इस समय, क्योंकि यह जो है बाधा उत्पन्न नहीं करता, यह और अच्छी तरीके से शिक्षण कार्य को और अच्छे बेहतरीन बनाता है और अच्छा करता है ना। तो यह जो यहाँ पर आप पूर्ण असहमत होंगे, है ना। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक बालक के व्यक्तित्व को सबसे अधिक प्रभावित करेगा। तो सबसे अधिक प्रभावित करेगा व्यक्तित्व को कौन सा कारक, वह है घर का भावात्मक वातावरण। क्या है, घर का भावात्मक वातावरण जो है व्यक्तित्व विकास को सबसे ज्यादा प्रभावित करेगा। अगला प्रश्न, यहाँ पर कहा जा रहा है कि विद्यालयों की गुणवत्ता में सुधार के लिए निम्न में से कौन सा कारण सबसे अधिक प्रभावशाली है। तो वह कौन सा कारण होगा, वह है प्रतिबद्ध शिक्षक। कौन सा कारण, प्रतिबद्ध शिक्षक जो है सबसे अधिक प्रभावशाली होगा विद्यालयों के गुणवत्ता में सुधार करने के लिए। और आज का जो अंतिम प्रश्न है वो इस प्रकार से है कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षक की निम्न में से सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या होनी चाहिए। अगर वह शिक्षक जो है प्राथमिक स्तर पर है तो उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी यह होती है कि बालकों की देखभाल करना। क्या होती है, बालकों की देखभाल करना एक प्राथमिक स्तर के शिक्षक की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो यह वीडियो यहीं पर आज समाप्त हुआ, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। यह वीडियो आपको कैसे लगा आप कमेंट करके सुझाव जरूर दें, अपना प्रतिपुष्टि जरूर दें और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें हमेशा ऐसे ही वीडियो को पाने के लिए। धन्यवाद।